हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं। दो नियमों में पहला नियम तो सभी विद्यार्थी याद कर लेते हैं या उनको याद हो ही जाता है, मान लीजिए, क्योंकि इतना प्रथम नियम जो है सरल है। जो द्वितीय नियम है वो विद्यार्थी लोग एकदम रट मार देते हैं, मतलब रट लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज जिस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोगों को किसी नियम को रटना नहीं पड़ेगा और इन पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के समक्ष इसका एक प्रश्न लूंगा और इसका भी एक प्रश्न लूंगा। ठीक है, इन नियमों पर आधारित हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो सारा प्रोसेस आज की इस क्लास में समाप्त होने वाला है। आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को इन दो नियमों पर आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए तो आप सॉल्व तुरंत कर लें। चलिए देखते हैं यहाँ पर किरचॉफ के नियम के अंतर्गत। तो किरचॉफ महोदय ने 1848 ईस्वी में किसी भी वैद्युत परिपथ के विभिन्न चालकों में धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए। पहला नियम उन्होंने दिया जिसे हम धारा का नियम या संधि का नियम कहते हैं। अच्छा, धारा का नियम और इसे संधि का नियम क्यों कहते हैं अभी आप समझ जाओगे। देखिए, किरचॉफ ने अपना पहला नियम दिया और अपने पहले नियम में इन्होंने ये बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, तो इन्होंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इसीलिए इसे संधि का नियम कहा गया। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर हम विभिन्न चालकों की धाराओं को व्यक्त कर रहे हैं। चित्र के माध्यम से आपको इस नियम को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अभी देखना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ये धारा जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये आ रही है और ये आ रही है। इनको हम जरा नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं I1, इसको नाम दे देते हैं I2, I3, I4, I5, I6। ठीक है, ये 6 धाराएं हैं आपकी। तो इस संधि के नियम में या इस धारा के नियम में या इस किरचॉफ के पहले नियम में ये बताया गया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। अर्थात अगर हम इसको गणितीय रूप से या बीजगणितीय रूप से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं समस्त धाराओं को हम I से व्यक्त कर सकते हैं, योग को हम सिग्मा से लिखते हैं। तो समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ये धारा के नियम में बताया गया। इसमें यह बताया गया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त, अब इस संधि को नाम देते थे O, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, चिन्ह प्रपाटी के नियमों को। चिन्ह प्रपाटी के नियम कैसे? जो भी धारा संधि की ओर आ रही होगी उसको आपको धनात्मक चिन्ह के साथ लेना है और जो धारा संधि से दूर जा रही हो उसको आपको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम संधि का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 धाराएं हैं। ठीक है, विभिन्न चालकों की यहाँ पर धाराएं प्रदर्शित की गई हैं और ये आपकी संधि है। तो इस संधि पर कौन कौन सी धारा आ रही है? I3 आ रही है, I6 आ रही है, I और कौन सी आ रही है? I2 आ रही है, I2, I3, I6। तो यहाँ पर I2 प्लस I3 प्लस I6 लिखेंगे क्योंकि ये तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। अब जा कौन कौन सी धारा रही? I1 जा रही है तो उसको माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। और कौन सी धारा जा रही? I5 जा रही है। और कौन सी जा रही है? I4 जा रही है। इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ये बताया गया आपको संधि के नियम में। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा ऐसे भी ले सकते हैं। इसको ले सकते हैं I2 प्लस I3 प्लस I6 इक्वल टू, देखिए ये I1 उधर जाएगा तो ये प्लस का I1 हो जाएगा, ये I5 उधर जाएगा तो ये प्लस का I5 हो जाएगा, ये I4 उधर जाएगा तो ये प्लस का I4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक परिभाषा आपको और देखने को मिली।
ठीक है। इस नियम को आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? ऐसे बोल सकते हो कि ये जो धाराएं हैं I2, I3, I6, आप देख सकते हो ये संधि पर आने वाली धाराएं। तो संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। तो इस नियम को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो उस संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? धारा का नियम भी कहते हैं या संधि का नियम भी कहते हैं। और जो ये नियम है ये किसका पालन करता है भाई? आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किसके ऊपर व्यक्त करता है? आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो आपका धारा का नियम होता है, जो यह संधि का नियम होता है, वो किसके संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है? तो आप कहोगे आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। समझ गए ना? क्या होता है भाई पहला नियम? धारा अथवा संधि का नियम इसे कहते हैं। ठीक, इस नियम से भी जानते हैं। इसमें बताया गया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चाहे आप इसको ऐसे बता दीजिए या इसको ऐसे भी आप ले सकते हो। तो इसको ऐसे दूसरी भाषा में डिफाइन करोगे कि किसी संधि पर आने वाली, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यही क्या है आपका संधि का नियम है या किरचॉफ का पहला नियम है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बात को याद रखना कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किसको व्यक्त करता है भाई? आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बात है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। पहला नियम तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण लेकर इसको और समझाऊंगा, ठीक, डिटेल से, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको ये पता चले कि इस नियम पर आधारित कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। चलिए अब हम दूसरे नियम को जान लेते हैं। दूसरे नियम को हम पास का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं अथवा उल्टता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बताया गया? इस किरचॉफ के द्वितीय नियम में यह बताया गया कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको आप सभी लोग रटते हो ना? देखिए, रटना नहीं है आपके लिए। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में ये एक वैद्युत परिपथ को व्यक्त कर रहा है। इस वैद्युत परिपथ में E1, E2 आपके दो सेल हैं। E1 क्या है? पहले सेल का वैद्युत वाहक बल है। E2 क्या है? दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल है। अभी मैं इस नियम को ही समझा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, तो एक वैद्युत परिपथ है जिसमें आपका पहले सेल का वैद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल E2 है। ठीक, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाया है R1 और दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध R3 है। R1 प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, R2 प्रतिरोध में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आपको यहां पर देखिए क्या बताना, इस नियम में यह बताया गया कि यहां पर आप देखिए, यहां पर एक आपका बंद पास ये हुआ, पहला बंद पास, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला बंद पास हुआ और ये आपका हुआ दूसरा बंद पास। अब इस नियम में यह बताया गया कि किसी वैद्युत परिपथ के, ठीक है, प्रत्येक बंद पास में, एक ये बंद पास हुआ, एक ये बंद पास हुआ, तो प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, देखिए अब यहां पर इस पास में देखिए, तो इस खंड की अगर बात करें तो एक खंड यहां पर है और यहां पर एक प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध के संगत धारा बह रही I1। तो ये बताया गया कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में जो आपकी धारा है और जो संगत प्रतिरोध है इसका गुणनफल। तो जैसे यहां पर हम बात करें बंद पास एक में, अगर हम यहां पर बात करें तो बंद पास एक में जो आपका प्रतिरोध और प्रतिरोध के संगत धारा है I1 और संगत प्रतिरोध क्या है R1, इसका गुणनफल, और साथ ही में और भी देख लीजिए कोई प्रतिरोध है R2 है, इस बंद पास में एक प्रतिरोध और है R2, ठीक है, और संगत धारा कितनी भाई I2। इनका बीजगणितीय योग जो होता है इस पास में, लेकिन बीजगणितीय योग कब करोगे आपको ये भी तो देखना है। आप जानते हो कि धारा में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो अगर आप विपरीत डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस चिन्ह लिखना ही पड़ेगा। तो जैसे हम ऐसे चलते हैं तो I1 धारा R1 के प्रतिरोध के संगत है,
तो हमने I1 और R1 का गुणा कर दिया, क्योंकि बताया गया कि जो संगत प्रतिरोध और धारा उसका गुणनफल, और साथ ही में और अगर कोई उस बंद पास में प्रतिरोध और धारा है तो उसका गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर R1 के संगत धारा I1 है वो मैंने ले लिया। अब इस डायरेक्शन से हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो जैसे ही इस डायरेक्शन में आएंगे, चूंकि धारा ये इधर से बह रही है I2, तो हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में हो गए ना, इसलिए यहाँ पर I2 माइनस चिन्ह के साथ लेना है। I2 के संगत जो प्रतिरोध है वो आपका R2 है। और उसके बाद हम देखेंगे इस बंद पास में आप देख सकते हो कि इसके लिए आपका जो सेल का वैद्युत वाहक बल वो E1 है, फिर आप इसकी विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का E2। तो ये इस नियम में बताया गया कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिशा विपरीत थी इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगाया है, बस, नहीं तो योग ही करते। ठीक है, अब देखिए बंद पास 1 में लिया तो मैंने क्या लगाया भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। अभी आपने किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़ा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग जो होता है वो उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस संधि ए पर अगर देखें तो एक धारा ये I1 भी आ रही है और दूसरी धारा ये I2 भी आ रही है। तो अब इस संधि से दूर कौन सी धारा जा रही है, ये वाली धारा जा रही है। इस धारा का मान नहीं पता है तो वो क्या होगा, इनके योग के बराबर ही तो होगा। अभी किरचॉफ के प्रथम नियम में पढ़ा कि किसी संधि पर आने वाली जो धाराएं होती हैं वो उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के क्या होती है, बराबर होती। तो इसका योग करेंगे तो I1 प्लस I2 होगा। तो ये जो दूर धारा जा रही है इसका मान कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। अब जो ये I1 प्लस I2 धारा होगी वो किस में बहेगी भाई, प्रतिरोध R3 में बहेगी। तो जब हम यहाँ पर बंद पास दूसरा लेंगे, बंद पास 2 में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो इस बंद पास में देखें तो जो धारा है वो आपकी I1 प्लस I2 है और इस संगत धारा के जो प्रतिरोध है वो R3 है। ठीक, उसके बाद इस बंद पास में देखें ऐसे चल रहे हैं तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दूसरा प्रतिरोध, अब धारा की डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए धारा उसी डायरेक्शन में चल रही है तो प्लस की धारा लेंगे I2 और इस I2 धारा के संगत प्रतिरोध कितना भाई, R2 है कि नहीं है। अब इस बंद पास में कौन सा वैद्युत वाहक बल है, एक ही वैद्युत वाहक बल है E2, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे भाई, E2। ठीक, नियम के अकॉर्डिंग धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस दूसरे वाले बंद पास में एक ही वैद्युत वाहक बल कार्य कर रहा है, इसलिए मैंने केवल E2 यहाँ पर लिखा है। तो आपने देखा कि कैसे मैंने किरचॉफ का द्वितीय नियम इन 2 बंद पासों में लगाया। अब लगाने का मतलब क्या है, हम धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हैं इस नियम की सहायता से। तो हम इन दोनों समीकरणों को अब हल करेंगे और हल करने के पश्चात हम क्या करेंगे, I1 और I2 का मान अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। ये इस नियम का उपयोग हुआ। ठीक, अब अभी क्वेश्चन लेंगे तो बताएंगे कि I1 I2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर तो मैंने आपको केवल समझाया है। ठीक, तो समझ गए ना कि आपका द्वितीय नियम क्या होता है, समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें सबसे मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि दूसरे नियम को बंदपास या उल्टता का नियम कहते हैं। कई बार आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है वस्तुनिष्ठ में। और दूसरी बात, ये किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है उसे उल्टता का नियम भी कहते हैं और ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। ये 2 बातें याद रखिएगा कि दूसरा नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है, प्रथम नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। कई बार कंफ्यूजन बन जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये किरचॉफ के दोनों नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इन पर आधारित हम आप लोगों को प्रश्न बताते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्रत्येक नियम का एक एक क्वेश्चन नोट किया है आपके समक्ष, कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने पहले नियम यानी धारा अथवा संधि के नियम का पहला क्वेश्चन नोट किया है कि निम्न चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए। ये पूरा प्रश्न इसी नियम पर आधारित है और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा भी गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा प्रश्न इस समय ज़्यादा आपके एग्जाम में आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक संधि है P, एक संधि यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर एक R है। इस संधि पर धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं, इस संधि पर भी धाराएं जा रही हैं आ रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम धारा का नियम कैसे लगाएंगे।
देखिए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि संधि P पर, कहाँ पर लिखेंगे भाई, संधि P पर, एक एक संधि पर, चाहे आप यहाँ से हल कीजिए, एक एक संधि को आपको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस संधि P पर ले लेते हैं। संधि P पर हम क्या लिखेंगे भाई, धारा के नियम से। किसके नियम से भाई, धारा के नियम से, या किरचॉफ के पहले नियम से, या संधि के नियम से। आपने पढ़ा है कि आने वाली धाराओं का योग जो होता है वो जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर यह होता है, या किसी संधि पर समस्त धाराओं का जो योग होता है बीजगणितीय वो शून्य होता है। तो देखिए आने वाली धारा कितनी है, 2 एम्पियर, प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। जाने वाली धारा कितनी है आपकी, 1, तो माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। आने वाली धारा कितनी है भाई, 2, ठीक। फिर जाने वाली कितनी है भाई, I1 बराबर 0, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0, ठीक है। आपको पता है कि जाने वाली धाराओं को माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4, 4 से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, माइनस का I1 बराबर 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी, यानी जो ये I1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। अब आ जाएंगे हम दूसरी संधि Q पर, तो लिखेंगे कि संधि Q पर धारा के नियम से, धारा के नियम से आप जानोगे भी, देखनी है धारा के नियम से। यहाँ पर देखिए तो ये धारा आ रही है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3, ये जा रही है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, ये जा रही है तो लिखेंगे माइनस का I2। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0। 3 से 1 जाएगा 2, 2 माइनस का I2 बराबर 0, तो I2 बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई, प्लस का 2 मिलेगा, यानी जो ये धारा ये कितनी आ गई भाई, 2 एम्पियर की आ गई। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार आ जाएंगे किस संधि पर, संधि R पर आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे भाई, संधि R पर, ठीक। इसी प्रकार संधि R पर धारा के नियम से आने वाली धारा, अब ये हो गई 2, तो 2 लिख देंगे। जाने वाली माइनस का 1.2 एम्पियर, जाने वाली माइनस का I है, और आने वाली प्लस का 1, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0। आप ऐसा भी कर सकते हो, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर, बात वही है आपकी। देखिए 2 और 1 कितना हुआ, 3, माइनस का 1.2 और माइनस का I बराबर 0। आपको I का मान निकालना है, प्रश्न में लिखा है कि निम्न चित्र से धारा I का मान ज्ञात कीजिए। 3 से 1.2 जाएगा, कितना बचेगा, 1.8 माइनस का I बराबर 0, या इसको I बराबर आप लिख सकते हो 1.8 एम्पियर। यानी यहाँ इस चित्र में जो I का मान आएगा वो कितना आएगा, 1.8 एम्पियर की धारा आएगी। तो आप समझ गए कि हमने किरचॉफ का प्रथम नियम किस प्रकार लगाया, किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर दिखाया। आप आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर दिखाते, तब भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आपका सेल लगा हुआ है जिसका वैद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, दूसरा सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट का, तीसरा सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, ठीक। संगत प्रतिरोध आप देख सकते हो 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। इन प्रतिरोधों में संगत धाराओं का मान I1, I2, I3। प्रश्न में ये बोला गया है कि आप क्या कीजिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम से समस्त धाराओं का मान ज्ञात कीजिए, I1, I2 और I3 सभी का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एक बंद पास ये वाला बन रहा है, ये पहला बंद पास बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बंद पास का नाम दे सकते हो A, B, C, D, A, ठीक। A, B, C, D, A। बहुत लोग A, B, C, D तक ही लिखते हैं, नहीं, D से फिर A पर आना है, जहाँ से आप चले थे वहाँ पर ही आना है। तो बंद पास A, B, C, D, A में किस नियम को हम लगाएंगे भाई, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो मैंने बताया कि किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में या विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो देखेंगे हम ऐसे चल रहे हैं, देखिए ऐसे हम यहाँ से A, B, C, D, A पर आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो ये I1 धारा है, ठीक, I1 के संगत प्रतिरोध 3 है, तो हम 3 I1 लिखेंगे।
फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए। अब ये यहाँ पर धारा विपरीत दिशा में हो गई, जा रहे हैं ऐसे, आ रही है ऐसे, तो हम लिखेंगे माइनस का, ठीक, माइनस I2। I2 के संगत प्रतिरोध कितना 2, तो यहाँ पर 2 और I2 लिख देंगे। तो यहाँ पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल हो गया, इसका बीजगणितीय योग इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो पहले लिखेंगे 10, फिर ये विपरीत डायरेक्शन में हो तो माइनस का लिखेंगे 4, ठीक। यहाँ से हमें मिल गया 3I1 माइनस का 2I2 बराबर 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। इसको आप समीकरण मान लीजिए 1। क्लियर बात। फिर लिखेंगे पुनः पर आ जाएंगे हम इस बंद पास में, इस बंद पास में, ठीक। तो लिखेंगे पुनः बंद पास, ध्यान दीजिएगा, पुनः बंद पास। कौन सा बंद पास लेंगे? पुनः बंद पास, ये 2 लेंगे, दूसरा वाला, इसका नाम दे देंगे ABEFA, ABEFA में। किस नियम से भाई? किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या कहता है भाई? यही कि जो धारा है और जो संगत प्रतिरोध है उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इधर रफ करेंगे, इस क्वेश्चन को रफ करेंगे, तो इसको जो है आप तुरंत नोट कर लीजिए। तुरंत मैं समय दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम इसको यहाँ पर रफ करते हैं, ठीक, और इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे सॉल्व करना बताते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पर अब हम लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसमें भाई? बंद पास ABEFA में, ठीक है। तो इस बंद पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर धारा I2 है और इसके संगत प्रतिरोध 2 है आपका, तो आप 2 यानी संगत प्रतिरोध और उस धारा का गुणनफल करोगे। अभी साथ में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें धारा I3 दिखाई पड़ी, लेकिन इसकी डायरेक्शन विपरीत है। उसके बाद इसके संगत प्रतिरोध कितना है भाई? 1 ओम का, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन विपरीत है। और यहाँ पर लिखेंगे I3 और I3 के संगत प्रतिरोध 1 है, इसका गुणनफल करेंगे। अब इनका बीजगणितीय योग, इस पास में कार्य करने वाला जो वैद्युत वाहक बल है 4 और दूसरा वैद्युत वाहक बल है 2, तो -2 के साथ लिखेंगे क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हो 2I2 माइनस का I3 बराबर 4 से 2 गया, कितना बचा 2। इसको आप देखिए दूसरे तरीके से लिख सकते हो। देखिए कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ऐसे। आप सोचिए, मैंने अभी आपको किरचॉफ के प्रथम नियम में बताया था कि किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। अब ये धारा I1 आई तब भी इस संधि A पर आई, ये धारा I2 आई तब भी इस संधि A पर आई। तो अगर हम ये कल्पना करें कि ये अगर ये दोनों धाराएं इस संधि पर आ रही हैं और संधि से अगर दूर जाए, मान लीजिए ये धारा की डायरेक्शन ऐसे ना होकर के ये ऐसे होती, ऐसे मतलब इधर बाहर की ओर आती, तो जब बाहर की ओर आती तो इनका जो योग है वो इस धारा के बराबर होता कि नहीं होता? होता। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, आप यहाँ पर अभी क्या करोगे? आप क्या करोगे? इसको 2I2 लिखोगे और यहाँ माइनस चिन्ह लगा के उसके बाद इस I3 के स्थान पर लिख दोगे I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? देखिए, अगर आप इस I3 के स्थान पर माइनस का I1 प्लस I2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। I1 प्लस I2 होने की कंडीशन ये है कि अगर संधि पर धाराएं आ रही हैं तो संधि से धारा दूर जानी चाहिए। तो ये जब दूर जाएगी तो ये पक्का है कि ये डायरेक्शन इसी डायरेक्शन की दिशा में आ जाएगी, तब तो ये विपरीत डायरेक्शन में रहेगी नहीं। समझिए क्या बात? अगर ये धारा I3 इधर की ओर जाएगी, डायरेक्शन जब बदल जाएगी तो I3 का चिन्ह बताइए धनात्मक होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर आप इन दोनों का योग इस I3 के बराबर लिख रहे हो तो ये पक्का इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि ये तभी संभव है जब आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होगा। तो जब ये धारा उधर की ओर जाएगी तभी इन दोनों का योगफल I3 के बराबर होगा। तो ख्याल रखिएगा कि इस I3 के स्थान पर I1 प्लस I2 लिखोगे तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इक्वल टू आप लिख दीजिएगा भाई 2। मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ये गलती मत करना। तो ये आपका हो जाएगा 2I2 प्लस का, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये I1 हो जाएगा और प्लस का I2 हो जाएगा बराबर 2। I2 2I2 और I2 ये मिलकर हो जाएगा 3I2 और प्लस का I1 इक्वल टू 2। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए।
अब क्लास 10th में आपने पढ़ा है दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर I1 और I2 दो आपके चर हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I1 प्लस का 3I2 ऐसे लिख लीजिए। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, किसी एक, चाहे I1 चाहे I2 के एक गुणांक बराबर करेंगे, फिर घटाएं देंगे, एक गुणांक को गायब करेंगे, दूसरे गुणांक की वैल्यू निकालेंगे, उस गुणांक की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी समीकरण में रख देंगे, दूसरी धारा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है आपकी 3I1 फिर माइनस का 2I2 इक्वल टू आपका 6 है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर I1 है, अगर इस समीकरण 2 को हम 3 से गुणा कर दें तो I1 का गुणांक यहाँ पर बराबर हो जाएगा 3I1, 3 का गुणा इससे करेंगे तो ये प्लस का 9I2 और 3 का गुणा 2 से करेंगे ये आपका 6। अब लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, क्या लिख देंगे भाई, घटाने पर। घटाएंगे तो ये माइनस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3I1 से माइनस का 3I1 जाएगा, माइनस का 2I2 माइनस का 9I2 माइनस का 11I2 हो जाएगा, और 6 से 6 जाएगा 0, तो I2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। यानी जो I2 का मान है वो 0 हो जाएगा। अब इस I2 का मान क्या लिखेंगे भाई, समीकरण, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में या 2 में। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, में रखने पर। तो समीकरण 1 देखिएगा, समीकरण 1 है 3I1 माइनस का 2I2 इक्वल टू 6। I2 का मान 0 आया है तो 3I1 माइनस I2 का गुणा 2 से हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 6। I1 की वैल्यू 6 और ये 3 गुणे में इधर आएगा बटे में, ये I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। आपको I1 और I2 का मान ही ज्ञात करना था, ठीक है। I3 का मान वैसे था नहीं, क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपको पर्टिकुलर I1 और I2 का मान निकालना था। तो आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करके धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हैं, या अलग अलग धाराओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।